ये सवाल जेईई एडवांस 2011 में पूछा गया है। लेक्चर के बाद आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। पोलर फॉर्म हो गया और ऑयलर फॉर्म हो गया या यूलर्स फॉर्म कह लो, ये बहुत टफ सवाल को बहुत आसान बना देता है। कई बार सवाल बन नहीं रहे होते हैं तो उनमें ट्रिक ये होती है कि उन्हें पोलर फॉर्म या ऑयलर्स फॉर्म, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले पोलर फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है x, y। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z = x + iy। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है x, y, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, डेट इज mod z, और वो कितनी गिवन है r। अब हमने फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिकल्स टूल करके एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने कंपोनेंट ब्रेक करना सीखा था। तो उसको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं हम x को और क्या लिख सकते हैं। हमें आर्ग्यूमेंट थीटा पता है तो हम x को लिख सकते हैं r cos थीटा, और हम y को क्या लिख सकते हैं, y कंपोनेंट r sin थीटा। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यही पोलर फॉर्म है, इसका हम इस्तेमाल आगे चल के करेंगे सवालों में। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने कैसे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस रिप्रेजेंट कर लिया। अब आती है हमारे पास ऑयलर्स फॉर्म। ये पोलर फॉर्म का ही एक एडवांस वर्जन है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने cos थीटा + i sin थीटा, इसको हमने e⁻i थीटा रिप्रेजेंट कर दिया। बस यहाँ पे हमने इतना ही ध्यान देना है, इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। When थीटा = पाई, सो e⁻i कितना हो जाएगा, डेट इज -1। जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है रोटेशन थ्योरम। इसमें थोड़ा हम समझते हैं कि जो Z1 Z2 है, ये हमने पहले भी देखा था कि ये वेक्टर्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है, और हम करेंगे। तो Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमारे पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। Z1 को हम ऑयलर फॉर्म में लिखेंगे तो Z1 की ऑयलर फॉर्म होगी e⁻i अल्फा। रेडियस ऑफ सर्कल हम r ले रहे हैं, यानी कि mod Z1 mod Z2 दोनों r रहेगा। Z2 देखते हैं, Z2 की ऑयलर फॉर्म लिखेंगे तो r e⁻i अल्फा हमारा Z1 है। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है अगर हम Z1 को थीटा रोटेट कर दें एंटी क्लॉकवाइज तो हमारे पास Z2 आ जाएगा। तो ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है, ये हम प्रॉब्लम्स में कई बार इसका यूज़ करेंगे। अभी हमने देखा Z2 = Z1 e⁻i थीटा, यानी कि अगर हम Z1 को थीटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं तो हमें Z2 मिलेगा। सिमिलरली हम Z1 लिख सकते हैं Z2 e⁻i थीटा। इसका मतलब Z2 को क्लॉकवाइज रोटेट कर दें बाय एंगल थीटा तो हमें Z1 मिलेगा। कॉन्जुगेट क्या है इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। Z का कॉन्जुगेट = Z, बिल्कुल सही बात है। x + iy का कॉन्जुगेट करेंगे तो हमें मिलेगा x - iy, फिर इसका दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे तो हमें फिर से मिल जाएगा x + iy, डेट इज z। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में है मॉड्यूलस ऑफ z = मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट। बिल्कुल सही बात, हमने देखा था जो मॉड्यूलस है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। सो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और अगर हमारे पास उसी का कॉन्जुगेट है z बार, दिस इज z, दिस इज z बार, तो इनकी डिस्टेंस ओरिजिन से ऑब्वियसली सेम ही है। प्रॉपर्टी 3 कह रही है हमसे, डेट इज x + iy + x - iy आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये हमें देगा ट्वाइस ऑफ x।
और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, सो वी गेट ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z। आगे बढ़ते हैं, दैट इज x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई आपस में कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ट्वाइस आई वाई। तो हमें मिला ट्वाइस ऑफ आई टाइम्स वाई, और वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। आगे बढ़ते हैं, जेड इज इक्वल टू जेड बार, इट मीन्स जेड इज प्योरली रियल। एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। सो हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 0, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। ऐसे ही आप सिक्स्थ प्रॉपर्टी खुद से कर लेंगे, सेम इसी तरीके से है। सेवन्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक बार तो इस प्रॉपर्टी से आप टकराओगे ही टकराओगे, तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो सेवन्थ प्रॉपर्टी हमसे कहती है जेड जेड बार सो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2 प्लस z3 या अप टू zn, हम कॉन्जुगेट लेते हैं। सो इट इज सेम एज अगर हम इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 माइनस z2 अप टू zn, अगर हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं, ये ठीक उसी तरह है कि अगर हम इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 zn इन सब का हम कॉन्जुगेट लें और उस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z अप टू zn मल्टीप्लिकेशन में है और इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ये ठीक उसी तरह है कि अगर हम इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें और उन पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जो कॉन्जुगेट है अगर वो किसी होल कॉम्प्लेक्स नंबर में लगा है तो हम उसे इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, चाहे वो कोई ऑपरेशन हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब हम करने जा रहे हैं जेईई मेंस 2025 का सवाल। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट मॉड z इज इक्वल टू 1, z अपॉन z बार प्लस z बार अपॉन z का पूरे का मॉड इज इक्वल टू 1। आर्ग्यूमेंट हमें बता रखा है z का 0 से 2 पाई लाई कर। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी, z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर, और हमें गिवन है mod z इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, mod z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z बार इज 1, यानी कि z इज इक्वल टू 1 अपॉन z बार, ये हमें गिवन है। और अभी हमने देखा z बार इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 अपॉन z बार, ये भी z ही हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली हमें z स्क्वायर मिलेगा। और ऊपर z बार है, इसको हम 1 अपॉन z लिख सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे 1 अपॉन z स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे ऑयलर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मॉड z हमारे पास 1 है, अब इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि जो 2 थीटा है इसको हम कुछ फाई मान लेते हैं, यानी कि जो हमारा कॉस फाई है उसकी वैल्यू हमारी प्लस माइनस 1/2 होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा फाई है उसकी वैल्यू 0 से 4 पाई बिलोंग करनी चाहिए। अब कॉस फाई किन किन वैल्यूज के लिए प्लस माइनस 1/2 हो सकता है, ये हम देखते हैं। कॉस फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ये हमारी किन वैल्यूज ऑफ फाई के लिए पॉसिबल होगा, ये हम देखते हैं ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ से हमें पता चलता है एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास टोटल ऐसी 8 वैल्यूज फाई की एग्जिस्ट करती हैं,
जिनके लिए हमारा cos फाई प्लस माइनस 1/2 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सच कॉम्प्लेक्स नंबर कितने होंगे 8। तो टोटल नंबर ऑफ सच कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रहेंगे 8। यहाँ पे जब मैंने किया मुझे समझाने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन जब आप इसे खुद से करेंगे तो ये बहुत आसानी से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस देखते हैं। हमने पहली प्रॉपर्टी तभी समझ ली थी जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट पढ़ रहे थे। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हो गया और एक फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। ये दोनों सेम ही है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। इन दोनों को हम समझते हैं। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z2। हमने अपने पुराने लेक्चर्स में देखा है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एक हमारे पास वेक्टर है Z1, दूसरा वेक्टर है हमारे पास Z2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? वो होगा हमारे पास Z1 प्लस Z2। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी होगी? डेट इज मॉड Z1। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी? डेट इज मॉड Z2। और जो हमारे पास नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया है Z1 प्लस Z2, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी होगी? दैट इज मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2। हमने वेक्टर्स में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है। पैरेललोग्राम की ये साइड और ये साइड बराबर होगी, यानी कि दिस इज ऑल्सो मॉड्यूलस ऑफ, हम इसे O पॉइंट मान लेते हैं ओरिजिन को, और इस पॉइंट को हम A पॉइंट मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम अभी के लिए B पॉइंट मान लेते हैं। अगर आप OAB ट्रायंगल देखेंगे कि एक साइड मॉड Z1 है और AB साइड लेंथ मॉड्यूलस ऑफ Z2 है और OB साइड लेंथ मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 है। सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स थर्ड साइड, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2। हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई हो गई है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, और वही काम हम यहाँ भी करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे। ये वेक्टर क्या होगा? हेड माइनस टेल, Z1 माइनस Z2 वेक्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दैट इज मॉड Z1। कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है दैट इज मॉड Z2। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? दैट इज मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2। अगर हम ट्रायंगल OAB को ऑब्जर्व करें तो हम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करते हैं। यहाँ पे हम फिर से ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, और वन ऑफ द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या है? डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो चलो लिखते हैं डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। अब हमें नहीं पता इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसका अल्टीमेटली एक मॉड फिर से ले लेंगे। लेस देन इज इक्वल टू थर्ड साइड। यहाँ पर को हमारी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होती है। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड और फिफ्थ बहुत आसान है, हमने पहले भी पढ़ा है। जो मॉड्यूलस है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो चाहे डिवीजन ऑपरेशन हो, वो स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम वही देख रहे हैं, जो मॉड है वो स्प्लिट हो गया है। यहाँ पे भी Z1 अपॉन Z2 का होल का मॉड था, तो वो इंडिविजुअल में स्प्लिट हो गया, मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2, गिवन डेट मॉड Z2 इज नॉट जीरो। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। Z की पावर n का मॉड लो, या पहले Z का मॉड ले लो उसकी पावर n कर दो, बात एक ही है, ये भी ध्यान देंगे। सेवंथ प्रॉपर्टी और एट्थ प्रॉपर्टी ये बहुत आसान है, इसको ऐसे समझते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो बेस से भी बड़ा होता है और परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है, यानी कि जो मॉड Z है वो इमेजिनरी पार्ट से भी बड़ा होगा और रियल पार्ट से भी बड़ा होगा। ये दो प्रॉपर्टी भी ध्यान देंगे, ये मैंने पीछे मेंशन नहीं करी थी लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, यानी कि Z2 बार मतलब Z2 का कॉन्जुगेट।
और दूसरी प्रॉपर्टी है, ये भी ध्यान देंगे, Z1 माइनस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। Z2 बार मतलब Z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं करूँगा क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट देखते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या है ये हमने पुराने लेक्चर्स में देख लिया है। तो पहली प्रॉपर्टी हमसे कह रही है इफ Z इज प्योरली रियल देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज 0 और पाई। तो ये बहुत आसान है। अगर Z प्योरली रियल है इसका मतलब सिर्फ उसका रियल पार्ट ही एग्जिस्ट करता है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी कि या वो सिर्फ रियल एक्सिस में लाई करेगा, या तो वो यहाँ पे लाई करेगा या फिर वो यहाँ पे लाई करेगा। अगर यहाँ पे लाई करता है तो उसका आर्ग्यूमेंट 0 आ जाएगा, अगर वो यहाँ पे लाई करता है तो उसका आर्ग्यूमेंट पाई आ जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ है। दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है इफ Z इज प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब वो सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस में लाई करेगा, उसका रियल पार्ट बिल्कुल 0 होगा, या तो वो यहाँ पे लाई करेगा या फिर वो यहाँ पे लाई करेगा। अगर वो यहाँ पे लाई करता है तो उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 आ जाएगा, और अगर वो यहाँ पे लाई करता है तो उसका आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। बहुत आसान। इससे नीचे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आर्ग्यूमेंट की, उसमें एक ट्रिक है, वो ये है कि हम नोटिस करेंगे जो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कई हद तक लॉग की प्रॉपर्टीज़ की तरह काम करती हैं। जिन बच्चों ने लॉग पहले पढ़ रखा है, यानी कि लॉगरिथम जिनने पहले से पढ़ रखा है, उनको ये काफ़ी रिलेट करता हुआ नजर आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 वो कितना हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, जैसा कि हम लॉग में भी देखते थे। अब हमारे पास लॉग में क्या होता था, लॉग ए बी कितना होता था, लॉग ए प्लस लॉग बी, और लॉग ए अपॉन बी कितना होता था, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो सेम काम हमें यहाँ आर्ग्यूमेंट के लिए भी कर रहे हैं। ये याद करने का तरीका है, मैं ये नहीं कह रहा सेम चीज़ होती है, ये याद करने का तरीका है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 कितना हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो याली प्रॉपर्टी भी बिल्कुल लॉग की तरह ही है। जैसे हम लॉग में देखते थे लॉग a टू द पावर n कितना हो जाता था, n टाइम्स लॉग a, वैसे यहाँ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z टू द पावर n कितना हो जाएगा, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। अब ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ये कैसे, ये भी बहुत आसान है। ये हमने कॉन्जुगेट जब पढ़ रहे थे हमने तभी समझ लिया था। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट अस से यहाँ पे Z है जिसका आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसी की इमेज यानी कि Z बार, Z कॉन्जुगेट, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना होगा, माइनस थीटा। तो बहुत आसान है। अगर फॉर एग्जांपल से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, Z बार का, डेट इज माइनस पाई बाई 3। फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 बार इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये हमने अभी देख लिया है, ये असली में होना चाहिए था प्लस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार, लेकिन हम इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। याली प्रॉपर्टी देखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अपॉन Z बार इज इक्वल टू ट्वाइस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ये कैसे हुआ है, ये होना चाहिए था असली में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार, और ये हम देख चुके हैं, हम इसको प्लस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z लिख देंगे, यानी कि ये अल्टीमेटली हमें दे देगा ट्वाइस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ से हमारी कहानी बहुत आसान और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर की तरह ट्रीट हम करेंगे क्योंकि हमें चीज़ें आसान बनानी है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 गिवन है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 गिवन है। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम ये वेक्टर से समझ लेते हैं। लेट अस से एक हमारे पास OP वेक्टर है, दूसरा हमारे पास OQ वेक्टर है, और एक हमारे पास PQ वेक्टर है। OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाया, ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा। PQ वेक्टर है उसको आप लिख सकते हो OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। आप कुछ नहीं, दोनों साइड मॉड्यूलस ले लो, तो मॉड PQ वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ OQ माइनस OP वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ PQ वेक्टर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 और Z1,
बस डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इस केस में Z2 और Z1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z1। बस OQ वेक्टर क्या है Z2 और OP वेक्टर क्या है Z1। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमें लिखना आ गया है, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z1। Z1 है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। अब हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है। तो वो कैसे लिखेंगे? लेट अस से ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BZ। ये जब हम लोकस पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक हमने पॉइंट लिया यहाँ पे Z, उसको हम फिलहाल के लिए एक R से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जो हमारे पास PR है और जो RQ है ये आपस में बराबर होंगे। ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी पता है पहले से ही। मॉड्यूलस ऑफ PR वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ QR वेक्टर। तो जो PR वेक्टर है वो कितना है? वो है डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z एंड Z1। तो उसको हम लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1। और जो QR वेक्टर है वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z एंड Z2। तो वो कितना होगा? मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2। और जो आपको अब ये इक्वेशन मिली, यही इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये जो पॉइंट Z है ये वेरी करता रहेगा और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बहुत आसान, एक चीज पढ़ने से सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम इतनी बेहतरीन चीजें पढ़ पा रहे हैं। और सर्कल की सबसे मेन बात जो हमें पता है वो क्या है? जितने भी पॉइंट्स सर्कल में लाई कर रहे हैं उनकी डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सेंटर हमारा Z0 है जो कि फिक्स्ड है। कांस्टेंट डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं सेंटर से, वो रेडियस R है। जो सारे पॉइंट्स सर्कल में लाई कर रहे हैं Z, उनकी डिस्टेंस सेंटर से, इस केस में Z0, हमेशा फिक्स्ड होगी। और वो कितनी होगी? रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर, जो हमारे पास R है। बस मिल गई हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें जो Z है वो वेरिएबल है, वो वेरी करते रहेगा क्योंकि ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो सर्कल में लाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम जेईई मेंस 2025 का ये सवाल चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। इसमें हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें बता दिया गया है। अभी हम देख के आए हैं ये दोनों इक्वेशन सर्कल की हैं। जो पहला सर्कल बन रहा है उसका जो सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है? 8 + 2i, ये उसका सेंटर है और उसकी रेडियस कितनी है? 1। अब यहाँ पे जो इनइक्वालिटी लगी है इसका क्या मतलब है? वो जितने भी पॉइंट्स हैं Z1, वो सारे पॉइंट्स या तो सर्कल में लाई कर रहे हैं या उसके अंदर लाई कर रहे हैं। ये उस इनइक्वालिटी का मतलब है। और जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर कितना है? 2 - 6i और रेडियस कितनी है? 2। यहाँ पे भी इनइक्वालिटी लगी है, उसका क्या मतलब है? जितने भी पॉइंट्स हैं या तो वो सर्कल में लाई कर रहे हैं या उसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने सर्कल्स बना लिए हैं। इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे आ रहा है? ये कितना है? 8 + 2i। और इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 1। अब ये Z1 वो पॉइंट्स हैं जो या तो सर्कल में लाई कर रहे हैं या फिर सर्कल के अंदर। जो दूसरा सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस है हमारे पास 2 और इसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है? 2 - 6i, यानी कि 2, -6 पे लाई कर रहा है। Z2 वो सारे पॉइंट्स हैं जो या तो इस सर्कल में लाई कर रहे हैं या फिर इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है मॉड्यूलस ऑफ Z1 - Z2। इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। और ये डिस्टेंस मिनिमम कब होगी? जब Z1 यहाँ पे लाई करेगा और Z2 यहाँ पे लाई करेगा। ये हम देख के भी बता पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस ही सबसे मिनिमम है। आगे चल के आप एक चीज और पढ़ेंगे, वो है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स लाई अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। यानी कि सर्कल की नॉर्मल क्या होंगी? जो दोनों के सेंटर से पास होके जाएंगी। दोनों सर्कल से पास होती हुई इनकी कॉमन नॉर्मल बना ली है। अब इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है? और हमें वो मिला 10।
यानी कि दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की दूरी 10 है। ये सर्कल की रेडियस थी 2, इस सर्कल की रेडियस थी 1, यानी कि जो बची हुई डिस्टेंस है 10 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 7, यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस है Z1 और Z2 की वो रहेगी 7। मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z2 माइनस Z1 इज 7। इसको करते हैं। अब आप इसे देखते से बता पा रहे हैं कि ये सर्कल की इक्वेशन है। ये वो सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 3 प्लस 2i है और जिसकी रेडियस हमारे पास 2 गिवन है, और Z वो सारे पॉइंट हैं जो या तो सर्कल में लाई कर रहे हैं या सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। इस सर्कल का सेंटर 3,2 पे लाई कर रहा है, यानी कि 3 प्लस 2i है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ Z माइनस 6 प्लस 5i। 2 कॉमन लिया, क्या निकालना है अब? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 5/2i। जो Z है वो हमारा या तो सर्कल में लाई कर रहा है या सर्कल के अंदर, और ये हम देखते से बता पा रहे हैं जो Z है वो यहीं पर ही लाई करना चाहिए अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी बिटवीन पॉइंट Z एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 5/2। ये डिस्टेंस कितनी है? 5/2, यानी कि जो इसकी मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी होगी? 5/2, और आगे से हमारा 2 तो मल्टीप्लीकेशन में है ही, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ Z माइनस 6 प्लस 5i की वो रहेगी हमारे पास 5।